पार्ट 2 चैप्टर नंबर 3 कंपनी फाइनल अकाउंट्स। कंपनी फाइनल अकाउंट्स को पढ़ने से पहले हम क्या समझेंगे कि इसमें फाइनल अकाउंट है ना, तो इसमें सबसे पहले हमें कौन सा टर्म समझना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यानी फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है। उसके बाद हम कंपनी का फाइनल अकाउंट हम पढ़ेंगे कि वो कैसा बनता है। अभी पार्ट 1 में हमने पार्टनरशिप का पढ़ लिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर होता है, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, एंड देन लास्ट में एक स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, बैलेंस शीट। अब कंपनी में फाइनल अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको क्या करेगा, प्रेजेंट कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ऐसा स्टेटमेंट जिसके अंदर कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो दिखाया जा रहा है। और ये क्यों शो किया जाता है, क्यों बनाया जाता है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हमारे बिजनेस के जो इंटरनल यूजर है और जो एक्सटर्नल यूजर्स है, इंटरनल यूजर यानी कि बिजनेस के अंदर और एक्सटर्नल यूजर यानी बिजनेस के बाहर। तो इंटरनल यूजर में कौन आ जाएंगे, हमारे कंपनी के एम्प्लॉयज आ सकते हैं, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, मैनेजमेंट की टीम आ सकती है। तो उनके लिए ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में। सिमिलरली जो एक्सटर्नल यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर कौन है, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे डेटर्स हो गए, इसके अलावा हमें बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया जिससे हम लोन लेने वाले हैं। तो जो एक्सटर्नल या इन्वेस्टर्स हो गए, तो उनको भी क्या होता है कि हेल्प करता है ये डिसीजन लेने में। अब इंटरनल यूजर कैसे डिसीजन लेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के कि बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसको आगे कैसा बढ़ाया जाए, क्या नई पॉलिसी बनाई जाए, तो इसके बारे में वो डिसीजन लेंगे। इन्वेस्टर्स क्या सोचेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देख के ही वो सुनेंगे, सोचेंगे। तो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर दोनों को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, फिर क्या है, एज पर सेक्शन 2 ऑफ 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया जाता है। एक क्या है, बैलेंस शीट। एक क्या बनाया जा रहा है, बैलेंस शीट बनाया जा रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और अगर कोई ऐसा कंपनी है जो प्रॉफिट के लिए काम ही नहीं करती, जैसे एनजीओज होते हैं, तो उन लोग क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। फिर अगर इक्विटी में कुछ चेंजेस आया तो उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं, और जो भी अकाउंट्स है उसके रिलेटेड नोट्स। तो ये सारी चीजें कंपनी फाइनल अकाउंट्स में आती है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट हमको पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, अभी मैंने बताया वही चीजें हैं कि हमें कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता चलेगा, कंपनी का क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलेगा, ये पता चलेगा कि वो लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि जो भी लीगल लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, तो उसको वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, कौन इंटरेस्टेड पार्टी है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, तो उसको कम्युनिकेट कर रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है, इसलिए जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं। अब आते हैं बैलेंस शीट। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से में सबसे इंपॉर्टेंट पहला बैलेंस शीट और एक पीएनएल स्टेटमेंट। तो पहले बैलेंस शीट के बारे में पढ़ेंगे, फिर पीएनएल स्टेटमेंट पे आएंगे। तो बैलेंस शीट में हमारा यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है वो नहीं बन रहा है, किस टाइप का बनेगा, वर्टिकल बैलेंस शीट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का मतलब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, टी फॉर्मेट। अभी पार्टनरशिप में यही बना रहे थे, टी फॉर्मेट। इस साइड तुम क्या लिखते थे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और यहाँ पे एसेट्स। तो जो टी फॉर्मेट है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। लेकिन जब कंपनी फाइनल अकाउंट्स हम बनाएंगे तो हमारा जो बैलेंस शीट है वो वर्टिकल बैलेंस शीट बनेगा। इसका मतलब लिक्विडिटी एंड लायबिलिटीज ऊपर और एसेट नीचे। तो दो फॉर्म है बैलेंस शीट के। पार्टनरशिप में कैसा बना था, हॉरिजॉन्टल, कंपनी में कैसा बनेगा, वर्टिकल। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज बनाओगे, उसका टोटल, उसके बाद एसेट्स, उसका टोटल, और दोनों ही टोटल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज से स्टार्ट करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, इसमें 3 पार्ट है। पहला क्या है, शेयर होल्डर फंड, दूसरा
नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड यानी कि कंपनी ने जो शेयर इशू किया है मार्केट में, तो उस शेयर को जिसने भी खरीदा तो वो कंपनी का क्या बन जाता है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन होते हैं? ओनर होते हैं। यानी शेयर होल्डर फंड को तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये ओनर का फंड है। तो ओनर का फंड पहला आ गया तुम्हारा। दूसरा क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि तुम्हारे ऊपर ऐसा कर्जा है जो 1 साल से ज्यादा के लिए है। जो लायबिलिटी है वो 1 साल से ज्यादा के लिए, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? नॉन करंट लायबिलिटी। और तीसरा क्या है हमारे पास? करंट लायबिलिटी। यानी हमारी लायबिलिटी तो है लेकिन उसका ड्यूरेशन क्या है? अप टू 1 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, उससे कम, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? करंट लायबिलिटी। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर भी हेडिंग्स हैं। पहला क्या दिया है? शेयर कैपिटल। दूसरा क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल यानी कि शेयर के थ्रू जो पैसा आया है, शेयर के थ्रू जो पैसा आया है उसको हम क्या बोलेंगे? शेयर कैपिटल। तो कितने टाइप के शेयर होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो अगर इक्विटी शेयर से पैसा आ रहा है या प्रेफरेंस शेयर से पैसा आ रहा है तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे? शेयर कैपिटल में। दूसरा क्या है हमारे पास? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स क्या होता है? जो प्रॉफिट में से कुछ पैसे साइड में रखे जाते हैं कि आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ लायबिलिटी आया या कुछ एक्सपेंस हुआ या कुछ लॉस हुआ तो वहां से हम उसको कवर करेंगे। तो वो वैसे रिजर्व्स जो होंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। उसके बाद क्या है? सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या हो गया? प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है। पीएनएल जब बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा, तो उसमें प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब किसके है? ओनर का फंड है ना। शेयर्स के थ्रू जो पैसा आया वो भी ओनर का है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो रिजर्व्स बना रहे प्रॉफिट में से, अगर वो लायबिलिटी नहीं आया तो भी वो ओनर का है। जिसमें एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं? जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है जो फंड हम क्रिएट करते हैं। इन फ्यूचर अगर उसके रिलेटेड लायबिलिटी आई तो वो चीज वहां पे हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो वो किसका है? ओनर का है। प्रॉफिट या लॉस जो भी आया वो भी ओनर का है। तो ये शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में पहला क्या दिया है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। यानी हमने किसी से उधार लिया है, बोरो किया है। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब, अब यहाँ पे जो हमने बोरो किया है उसका टाइम पीरियड कैसा है? 1 साल से ज्यादा का है, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। जिसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? डिबेंचर। डिबेंचर आ जाएगा एग्जाम्पल में। और क्या आएगा? बॉन्ड आएगा, क्योंकि डिबेंचर बॉन्ड यूजुअली लंबे टाइम के लिए होते हैं, जैसे कि 5 साल, 10 साल, ऐसे 3 साल ऐसे के लिए होता है। बॉन्ड 10 साल के ऊपर के लिए होगा। तो ये सब किस में आ जाता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। फिर है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? अमाउंट साइड में रखा बट वो हमारी लायबिलिटी है, उस अमाउंट को हमें पे करना है। तो इसमें क्या आ जाएगा एग्जाम्पल में कि हम कौन सी चीजों के लिए पैसे साइड में रखते हैं जो हमें फ्यूचर में पे ही करना है। जैसे वर्कर का प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, वर्कर का सेविंग अकाउंट है, ये तो वर्कर का है ना। ये प्रोविजन हम बना के रख रहे हैं लेकिन हमें ये वर्कर को ही पे करना है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, पेंशन फंड आ जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? लॉन्ग टर्म प्रोविजन के। जो इन दोनों में नहीं आया वो किस में आएगा? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। उसके बाद तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में पहला क्या दिया है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अब यहाँ पे भी क्या है? बोरो है, यानी कि हमने उधार लिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल से कम के लिए, उतने में ही हम उसको पे कर देंगे, तो वो आ गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, या फिर शॉर्ट टर्म लोन हमने किसी से लिया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। पेएबल्स यानी कि पे करना बाकी है, अभी तक पे किया नहीं है, तो हमने किसी से सामान खरीदा होगा और उसको फ्यूचर में पैसा देना बाकी है, तो वो किस में आ जाता है? ट्रेड पेएबल्स में, जिसके एग्जांपल में क्या है? क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। फिर क्या है? अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब क्या हो गया? अगेन अमाउंट साइड में तो रखा है लेकिन वो पे हमें 1 साल के अंदर ही करना है, यानी 1 साल में पे कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए हम अमाउंट साइड में तो रख रहे, प्रोविजन तो बना रहे, लेकिन वो हमको 1 साल में पे करना ही है,
तो ये शॉर्ट टर्म है, इसमें उसको पे करने में 3 साल 5 साल तो नहीं लगने वाले, तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोपोज डिविडेंड आ जाएगा, यानी कि जो डिविडेंड डिक्लेयर हो चुका है कि हाँ इतना डिविडेंड जो है वो देने वाले हैं, लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं है कि हाँ उतना दे दिया, मतलब अमाउंट साइड में रखा है देने के लिए बट अप्रूवल नहीं है, तो उस डिविडेंड को क्या बोलते हैं, प्रोपोज डिविडेंड, जो कि हमारा क्या बन जाता है, प्रोविजन बन जाता है। और जो इन दोनों में नहीं आएगा वो किस में आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज, जिसका एग्जांपल है जैसे कि रेंट देना बाकी है, सैलरी देना बाकी है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये सब चीजें आ जाएंगी अदर करंट लायबिलिटी में। तो ये तुम्हारा पहला पार्ट जो है बैलेंस शीट का वो कंप्लीट हो गया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दूसरा पार्ट, बैलेंस शीट का पार्ट 1 जो है वो हमने देख लिया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब बैलेंस शीट का पार्ट 2 हमारे पास क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स जो है वो 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। नॉन करंट एसेट का मतलब हमारे पास जो एसेट है वो 1 साल से ज्यादा के लिए होगा, यानी कि लंबे टाइम तक के लिए होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट एसेट। और करंट एसेट का मतलब जो 1 साल के लिए होगा, चेंज होते रहेगा 1 साल में, उसे हम क्या बोलेंगे, करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में पहला क्या है, फिक्स्ड एसेट, ठीक है, फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड में क्या है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल यानी ऐसे एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसके एग्जांपल में क्या आ जाता है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हमारे क्या है, टेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट में क्या आ जाएगा, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसका मतलब कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब किस में आ रहा है, इनटेंजिबल एसेट्स में। सेकंड पार्ट क्या है, इसमें सेकंड क्या है हमारे पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि हमने कहीं पे पैसा लगाया है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है, हम क्या सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हमें वहां से रिटर्न्स मिले, इसलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर हमारा इन्वेस्टमेंट का टाइम 1 साल से ज्यादा के लिए, यानी कि अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए या म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, अगर वो पैसा हम 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं, यानी ज्यादा के लिए लगाया है, तो वो हमारा क्या बन जाता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यानी किसी भी सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हो लंबे 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एसेट में लोन आया, इसका मतलब यहाँ पे लोन हमने दिया है। अगर हमने किसी को लोन दिया है, या फिर एडवांस, एडवांस में क्या आ जाता है कि अगर हमने किसी को एडवांस दिया है, जैसे डिपॉजिट देते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट दे दिया या टेलीफोन डिपॉजिट दे दिया, जो एडवांस में हम कुछ पैसे देते हैं डिपॉजिट के फॉर्म में, तो वो भी किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अब जो ये सब में नहीं आया वो किस में चला जाएगा, अदर नॉन करंट एसेट में। फिर आता है करंट एसेट, जिसमें पहला क्या है हमारे पास, करंट इन्वेस्टमेंट। अगेन इसमें क्या, इन्वेस्टमेंट का मतलब अगेन हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कहीं पे पैसा लगाया, एक्सपेक्ट कर रहे रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड कैसा है, 1 साल से कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी इसमें हमने क्या किया, इन्वेस्ट तो किया लेकिन टाइम पीरियड 1 साल से कम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में सारे सामान आ जाएंगे जो लास्ट में हमारे पास होते हैं, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आ जाएगा, स्पेयर पार्ट्स आ जाएगा, लूज टूल्स आ जाएगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वो किस में आएगी, इन्वेंट्रीज में। तीसरा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, रिसीवेबल यानी जो फ्यूचर में मिलेगा, तो हमने यहाँ पे सामान बेचा है, हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो वो कौन होते हैं, डेटर्स, जिसको हमने पैसा, ये सामान बेच दिया और हमको फ्यूचर में पैसा मिलेगा, तो डेटर्स आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल आएगा किसमें, ट्रेड रिसीवेबल्स में। उसके बाद क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आ जाता है, कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस, यानी हमारे पास कैश कितना है, हमारे अकाउंट में पैसे कितने हैं, तो वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कुछ चेक्स है, ड्राफ्ट्स है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। फिर क्या है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। अब यहाँ पे हमने लोन दिया है लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन कैसा है, कम, 1 साल से कम, अप टू 1 ईयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म लोन। और अगर हमने किसी को एडवांस दिया, अगेन वो 1 साल से कम के लिए, तो वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस। जो ये सब में नहीं आया वो किस में आएगा, अदर करंट एसेट्स में, जिसमें आ जाता है जैसे कि हमने कोई एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, जैसे प्रीपेड इंश्योरेंस था, प्रीपेड रेंट हो जाएगा, एडवांस में भर दिया, तो वो किस में चला जाएगा, अदर करंट एसेट्स में। तो बैलेंस शीट कंप्लीट, ठीक है। बैलेंस शीट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, एक्सप्लेनेशन पार्ट। नेक्स्ट इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।